Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 29th of November 2023. तो गाइज आज है तारीख 29 नवंबर 2023 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइस आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है ब्रह्मानी रिवर को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2010 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, नीचे ऑप्शन में आपको 4 अलग अलग एनर्जी क्रॉप्स के नाम दिए गए हैं। इन फसलों में से कौन सी एक ऐसी फसल है जिसको हम इथानॉल के लिए उगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जात्रोफा, बी मेज, सी पोंगामिया या फिर डी सनफ्लावर। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर एक ऐसे देश की चर्चा की जा रही है जिसने तंबाकू पर जो बैन लगा हुआ था उसको हटा दिया है, और वो देश है न्यूजीलैंड। दोस्तों इसको लेकर बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे। इवन आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी आर्टिकल है जहाँ पे मेंशन किया गया है न्यूजीलैंड टू स्क्रैप जनरेशनल स्मोकिंग बैन। और केवल द हिंदू ही नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सभी इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं जहाँ पर लगातार बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं डिटेल में। तो पूरा का पूरा मामला क्या इसको समझेंगे, प्लस इंडिया के अंदर इसको लेकर क्या स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। न्यूजीलैंड की सरकार आखिरकार ये बैन क्यों हटा रही है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों दरअसल बात यह है, लगभग आज से 1 साल पहले दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में तंबाकू सिगरेट को बैन करने के लिए एक स्मोक फ्री एनवायरमेंट कानून पास किया गया था। क्या नाम था उस कानून का? स्मोक फ्री एनवायरमेंट, ताकि न्यूजीलैंड को पूरी तरह से स्मोक फ्री बनाया जा सके। और इस कानून के तहत जिन भी लोगों का जन्म 2008 के बाद में हुआ है वो किसी भी तरह से स्मोकिंग प्रोडक्ट्स को खरीद नहीं सकते, ये बात इस लॉ में मेंशन की गई थी। लेकिन अब द गार्जियन की रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जा रहा है कि न्यूजीलैंड की जो नई सरकार है, क्योंकि अभी आपको पता होगा 27 नवंबर में नई सरकार बनी है न्यूजीलैंड के अंदर में। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री आ चुके हैं जिनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। तो इस नई सरकार ने तंबाकू सिगरेट पर जो यह बैन लगा था इसको यहाँ पे ख़त्म करने की बात की है और बोला है कि हम इसको पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जिसको लॉ को लेकर बात हो रही थी, कह रहा हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पूरी तरह से बैन को हटाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जो बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं न्यूजीलैंड के अंदर में, उन्होंने सरकार के इस कदम की आलोचना की है, जो कि होनी भी चाहिए। उनका कहना यह है कि दुनिया भर में जो ज़्यादातर देश हैं वो किसके ऊपर जोर डाल रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने देश में स्मोकिंग के ऊपर या तंबाकू के ऊपर बैन लगाया जा सके, इसको पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके। और वहीं पर न्यूजीलैंड दूसरे रास्ते पर चल रहा है। और ये जो यहाँ पे इन्होंने बैन हटाने की बात की है, इससे सारी की सारी जो हेल्थ एक्सपर्ट्स की कम्युनिटी है वो निराश है न्यूजीलैंड में, क्योंकि ये कदम कहीं ना कहीं देश को पीछे ले जा रहा है, ऐसा वहाँ के हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा और डिटेल। न्यूजीलैंड की जो सरकार है, इन्होंने देश को सिगरेट तंबाकू से पूरी तरह से मुक्त करना चाहा कि भाई यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ये सिगरेट तंबाकू ना कंज्यूम करे। इसके लिए तो कानून बनाया था 2022 में, बट वो कानून यहाँ पे कह सकते हो कि लागू नहीं करेगी ये नई वाली सरकार, ऐसा इनका कहना है। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जिस समय पर ये कानून लेकर आया गया था पिछले साल दिसंबर 2022 में, तो उस समय पर जो हेल्थ मिनिस्ट्री थी उनका कहना ये था, हम एक कदम ऐसा लेकर चल रहे हैं कि फ्यूचर में न्यूजीलैंड को स्मोक फ्री बना देंगे। उन्होंने कहा था कि हज़ारों लोग अब लंबी और अच्छी ज़िंदगी जी सकेंगे, लोगों को स्मोकिंग से जो होने वाली बीमारियां हैं वो नहीं होंगी। इससे न्यूजीलैंड का जो हेल्थ सिस्टम है उसको बहुत फ़ायदा होगा।
यानी कि अगर यहाँ पे ये सिगरेट्स और ये सारी चीज़ें बैन कर देंगे न्यूजीलैंड में, तो मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड को 26,400 करोड़ रुपए बचेंगे, इसकी बचत होगी। क्योंकि इतना पैसा आजकल खर्च हो रहा है इन तंबाकू या सिगरेट के कंजम्पशन वाले पेशेंट्स के ऊपर, क्योंकि ये अलग अलग बीमारियों से गुजर रहे होते हैं, तो इनके ऊपर इतना पैसा खर्च करना पड़ता है। तो इतना पैसा यहाँ पर ये सरकार बचा सकेगी। ये फ़ायदा होता अगर ये कानून लागू हुआ होता न्यूजीलैंड में तो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नई सरकार क्या कह रही है, हम इसको लागू नहीं करेंगे। प्लस यहाँ पे टारगेट ये भी था, पिछले साल ये टारगेट लिया गया था कि न्यूजीलैंड दोस्तों उन देशों में शामिल है जहां लोग सबसे कम स्मोकिंग करते हैं। पॉपुलेशन भी कम है और बहुत कम लोग स्मोकिंग भी करते हैं। एक सरकारी डेटा है न्यूजीलैंड का, वहाँ पे बताया गया है कि उसके अकॉर्डिंग लगभग 8% लोग स्मोकिंग करते हैं। और ये थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है, 9% के आसपास हो चुका है। लेकिन कानून जो पास किया था पिछले साल, तो वो कानून पास करते समय बस खाली यही उम्मीद रखी गई थी कि भाई ये 8-9 जो परसेंट है, इसको कम करके 4 से 5% कर दिया जाएगा, कि केवल 4 से 5% लोग यहाँ पर ये कंजम्पशन कर रहे होंगे इतने। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि सब इसका उल्टा हो गया। सरकार यहाँ पे जो नई सरकार है वो यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती। अब मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से ये जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं या फिर सिगरेट्स हैं, इनके ऊपर बैन को लेकर भारत में क्या लॉज हैं, मैं आपको बता दूं। देखो, भारत में जो सिगरेट है या दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट हैं, इसकी बिक्री या उसका सेवन करना, उसको कंज्यूम करना, उसको लेकर 2003 में एक कानून बनाया गया था। उस कानून का नाम है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोटपा एक्ट, COTPA, है ना, पता होगा, कई बार आपको पढ़ाया गया है। तो इस एक्ट को कोटपा भी कहते हैं। इस कानून के तहत दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो होती हैं, वहाँ पे लोगों को इस तरीके से जो सिगरेट वगैरह है वो नहीं पीने दी जाएगी। प्लस जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो उसके 100 गज के दायरे में यहाँ पर कोई तंबाकू का उत्पादन या इसकी बिक्री, ये कुछ भी नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर पूरी तरह से बैन रहेगा। तो ये सारी बातें हमारा ये लॉ बोलता है, लेकिन क्या ये लॉ सही से इम्प्लीमेंट हुआ? नहीं। क्योंकि दोस्तों एक हमारे पास में डेटा है, उस डेटा के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो भारत में जो ये तंबाकू को कंज्यूम करने वाले लोग हैं, इसमें 35% लोग वो हैं जो 18 साल से पहले ही यहाँ पर इसका सेवन शुरू कर देते हैं, यानी बच्चे इसकी लत में पड़ जाते हैं। जबकि 70% ऐसे हैं जो 21 साल की उम्र पर पहुँचते पहुँचते शुरू कर देते हैं यहाँ पर इन चीज़ों का सेवन करना, जो कि बिल्कुल गलत है, ये तो हमें पता ही है। तो जो मौजूदा कानून है हमारे पास में कोटपा एक्ट, ये इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ये डेटा हमको ये दर्शाता है, ऑब्वियस सी बात है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इसमें संशोधन करने के लिए एक नया ड्राफ्ट यहाँ पे तैयार करना चाहिए, और नया ड्राफ्ट तैयार किया भी गया है। फिलहाल यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा इंडिया को लेकर बता दिया क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अभी यहाँ पे न्यूजीलैंड जो है इसको पूरी तरह से स्क्रैप कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको बता दी है। आई होप दोस्तों आपको बढ़िया से क्लैरिटी मिल चुकी है इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लेकर। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे, आज के फ्रंट पेज पर आपको पता होगा 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, दोनों सेम ही हैं, एक ही टॉपिक के बारे में बात करते हैं। क्या मुद्दा है आपको पता होगा, पिछले 17 दिनों से एक खबर लगातार न्यूज़पेपर में छप रही थी। उत्तरकाशी के अंदर में जो एक टनल है, सिलक्यारा टनल, तो वो टनल के अंदर में कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे और वो टनल अचानक से कोलैप्स हो गया। उस टनल के गिरने की वजह से 41 वर्कर्स, कितने, 41 वर्कर्स उस टनल में फंस गए थे। और दोस्तों यहाँ पर यह घटना बहुत पहले हो चुकी है, और आप देख पाओगे लगभग 17 दिन हो चुके थे कल के दिन तक। कल हमारी कितनी तारीख थी? कल हमारी तारीख थी 28 नवंबर, है ना। तो 28 नवंबर तक टोटल 17 दिन हो चुके थे इन वर्कर्स को उस टनल में फंसे फंसे। कोशिश कर रहे थे निकालने की, क्योंकि लेकिन दिक्कत ये थी कि भाई हम ऐसे निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि अगर कोई छेड़छाड़ करते वो टनल गिर जाता। इन 41 वर्कर्स की जो जान है वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि खतरे में आ जाती। तो ये 12 नवंबर से ये सभी 41 वर्कर्स फंसे हुए थे, ठीक है, यानी कि दिवाली वाले दिन की बात है। तो लगभग 4.5 किलोमीटर का एक लंबा सा टनल था, अंडर कंस्ट्रक्शन था। वो टनल यहाँ पर गिर गया सुबह 5 बजे, जिसमें यहाँ पर ये लोग फंस गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 13 नवंबर को कोशिश की गई, एक सप्लाई लाइन यहाँ पर देने की कोशिश की गई, ठीक है, ताकि यहाँ पर उनसे कांटेक्ट किया जा सके। उनको थोड़ा राशन भेजा गया, ऑक्सीजन मेंटेन करने की कोशिश की गई एक टनल के माध्यम से। फिर इस तरीके से यहाँ पर लगातार काफ़ी कोशिशें करने की कोशिश की हमने, लेकिन इनको बचा नहीं पा रहे थे। सोच रहे थे कि डर ये भी था कि ये कोलैप्स कर सकता है, टनल पूरी तरह से गिर सकता है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर स्टेप लेने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे बचाया जाए। एक समय यह आ चुका था दोस्तों, यानी आज से 4-5 दिन पहले, है ना, यानी 22 नवंबर तक, या फिर कह सकते हो और उससे पहले
ऐसा दिन आ चुका था कि हमारे पास में कोई सॉल्यूशन नहीं था कि हम 41 वर्कर्स को निकाले तो निकाले कैसे, कोई भी रास्ता नहीं बचा था। तो उस समय पर एक नया रास्ता निकल कर आया, और वो नया रास्ता क्या है? रैट होल माइनिंग। ये आप ऊपर देख पा रहे होंगे, रैट होल माइनिंग के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। ये रैट होल माइनिंग क्या होती है ये भी आपको बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं, रैट होल माइनिंग के ऊपर एनजीटी ने ऑलरेडी बैन लगा रखा है कि भाई आप रैट होल माइनिंग नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों यही तरीका आज हमारे काम का आया है, जिसका यूज़ करके इन 41 वर्कर्स को बचा लिया गया है। वही आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस किया गया है। टनल ऑर्डील एंड्स। जितना यह पूरा मुद्दा चल रहा था अब ये समाप्त होता है। जितने भी ट्रैप्ड वर्कर्स थे उन सबको सुरक्षित बचा लिया गया है। सबको आप देख पाओगे एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। कुछ समय तक यहाँ पर इनको अपने नज़र में रखा जाएगा। ये आप देख पाओगे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे जो वर्कर्स को बचाया गया उन वर्कर्स के साथ में यहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक है, तो बात यहाँ पर यह है, एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है रैट होल माइनिंग। क्या है ये मेथड, क्या है ये प्रोसेस जिससे इन सभी वर्कर्स को बचाया गया? जब कोई रास्ता नहीं था तो आखिरी में यही रास्ता हमको नज़र आया कि यही एक बेस्ट तरीका है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहीं पर ना एक और आर्टिकल है जहां पे रैट होल माइनिंग जिन लोगों ने की है, जिन लोगों ने यहाँ पर ये गड्ढा करके इन लोगों को निकाला है, बचाया है, उन सब की भी प्रशंसा की है पीएम मोदी ने। साथ ही साथ में यहाँ पर हमारे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने भी। पीएम मोदी ने जितने भी यहाँ पर ये रेस्क्यूड वर्कर्स हैं जिनको बचाया गया है सबसे कॉल पर बातचीत भी की है। ऐसे भी कई सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। चलो अब समझते हैं एक बेसिक चीज़, रैट होल माइनिंग। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर रैट क्या हो गया? चूहा हो गया। चूहा क्या करता है आप देख पाओगे किस तरीके से गड्ढा करता है, एक पतला सा गोल सा गड्ढा करते चले जाता है, उसमें जाकर बैठ जाता है ना, और वो गड्ढा गहरा करता हुआ चले जाता है। उसी प्रकार का दोस्तों गड्ढा किया जाता है ताकि खनन किया जा सके, माइनिंग की जा सके। यह रैट होल माइनिंग स्पेशली होती कहाँ पर है? ये होती है दोस्तों कोयले के पहाड़ों में। ठीक है, जो कोयले की चट्टानें होती हैं ना, वहाँ पे होती है। अब बाहर से कोयला मिलता नहीं है तो क्या करते हैं यहाँ पर इस तरीके से ये खुदाई करते रहते हैं, गोल सा गड्ढा खोदते रहते हैं, उसको बहुत गहरा लेके जाते हैं। और जब पता चलता है हाँ भाई यहाँ पे कोयला आ चुका है तो उसको वहाँ से उस कोयले को निकाला जाता है। ये बहुत खतरनाक होती है क्योंकि कभी कभी जो गुफा पतली सी बनाते हैं वो गिर भी जाती है, और गिर जाती है उसमें लोगों की जान चली जाती है। ऐसे कई सारे केसेस हैं जो हुए हैं, और इस वजह से मेघालय में इसके ऊपर बैन लगाया गया था क्योंकि मेघालय का केस आया था। मेघालय में बहुत ज़्यादा रैट होल माइनिंग होती है दोस्तों। छोटे छोटे बच्चों को घुसा दिया जाता है उस माइनिंग के अंदर, उस गुफा के अंदर में, कि भाई वो कोयला निकाल के लेकर आ सकें। समझ गए? तो ये रैट होल माइनिंग किस लिए यूज़ की जाती है ये तो आप समझ गए, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये रैट होल माइनिंग होती कैसे है, ज़रा ये समझते हैं। तो ये होती है एक मशीन से। उस मशीन का नाम है हॉरिजेंटल ऑगर मशीन। अब ये मशीन कैसे काम करती है ज़रा ये समझ लेते हैं। पहले आप लोग ये फ़ोटो देखो, देखो इस तरीके से यहाँ पर ऐसा गुफा बनाया जाता है बिल्कुल पहाड़ के नीचे। ठीक है, कोयला निकालने के लिए। फिर छोटे बच्चों को उसमें भेजा जाता है, छोटे बच्चे जाके कोयला निकाल कर खींच के लाकर बाहर इसको एक साइड में गिरा देते हैं। ये गड्ढा हुआ कैसे? इस तरीके की मशीन का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये आप देख पाओगे सामने एक बहुत बड़ी सी नोक है ना, और यही यहाँ पर जाएगी अंदर, और ये आप कह सकते हो सामने कई सारे ब्लेड्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि इस तरीके से एक गड्ढा करते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारा जो पानी है वो भी निकल रहा होता है ताकि इसके जो ये ब्लेड का जो मुंह है इसको ठंडा रखा जा सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट की वजह से यहाँ पर फेलियर हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ठंडा रखने के लिए भी यहाँ पर लगातार पानी रिलीज़ होता रहता है। उस पानी से यहाँ पर ये सारी मिट्टी भीग कर कीचड़ के फॉर्म में निकल कर बाहर आने लगती है। ठीक है, वो गंदा पानी बाहर आने लगता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये पूरा का पूरा जो गड्ढा है अंदर तक गहरा गड्ढा है वो कर दिया जाता है इस मशीन का यूज़ करके। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ऑगर मशीन। क्लियर हो गया? तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड टूल है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग एक गड्ढा बनाने के लिए, अंडरग्राउंड टनल बनाने के लिए। ठीक है, बिना किसी सरफेस को डिस्टर्ब करे, बिना कोई तोड़फोड़ करे, इस तरीके की मशीन का यूज़ करके हम ये काम करते हैं। इसमें एक ब्लेड यूज़ की जाती है, स्क्रू ब्लेड होता है जिसको ऑगर बोलते हैं। ठीक है, जो आगे आपने गोल सा ब्लेड देखा होगा, वो घूमता है बहुत तेज़ी से और वो गड्ढा करता हुआ चले जाता है। ठीक है, अलग अलग जगह पर इनका यूज़ किया जाता है। कभी कभी पाइपलाइंस वगैरह बिछाने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है, इन मशीन्स का यूज़ किया जाता है। इस मशीन को काम करने के लिए दोस्तों यहाँ पर इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पर थोड़ा बहुत समझाया गया है। ये जो ऑगर फ्रंट में लगाते हैं, जो फ्रंट का ब्लेड होता है जो गोल गोल घूमता है, रोटेट करता है, ये हमारी मिट्टी को, चट्टान को या जो दूसरे मटेरियल्स होते हैं उनको काटता हुआ चले जाता है, और ये मशीन उसके अंदर धंसती हुई चली जाती है। ठीक है, और जिसके माध्यम से हमको यहाँ पर एक टनल मिल जाता है, और उस टनल के माध्यम से क्या होता है, जैसे अब यहाँ पर वो मशीन धंसती हुई चली जा रही है तो उसकी मिट्टी बाहर कैसे आती है,
तो वो जो मटेरियल दोस्तों वो रिमूव किया जाता है कैसे, क्योंकि उस मशीन में आगे नोक पे ना पानी रिलीज़ होता रहता है, जैसे मैंने आपको बताया। वो वाटर यहाँ पर फ्लश किया जाता है और वो जो वाटर है वो उन मिट्टी के साथ में मिलकर कीचड़ के फॉर्म में बाहर की साइड में बहकर आता है, ठीक है। और बाहर वो बहकर आ जाता है। इससे यहाँ पे जो हमारा ब्लेड है उसको ठंडक भी मिलती रहती है, वो ब्लेड भी अच्छी तरीके से काम कर सकता है, लंबे समय तक काम कर सकता है, वो ब्लेड इतनी जल्दी फेलियर नहीं होगा। समझ गए। तो रैट होल माइनिंग क्या है, ये तो आप थोड़ा बहुत जान चुके हो। फिलहाल रैट होल माइनिंग में जो मशीन का यूज़ किया जाता है वो मशीन के बारे में आपको पता चल गया होगा। रैट होल माइनिंग दोस्तों एक ऐसा मेथड है जिसमें सबसे ज़्यादा कोयला निकाला जाता है और सबसे ज़्यादा ये मेथड यूज़ होता है हमारे मेघालय के अंदर में, ठीक है। ये जो टर्म है रैट होल, ये क्या है, एक पतला सा गड्ढा करना, जैसा चूहे यहाँ पर गड्ढा करते हैं मिट्टी के अंदर में, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पर गड्ढा करते रहेंगे और पता चल जाएगा हाँ भाई यहाँ पे कोयला आ चुका है, तो उस कोयले को यहाँ पे अलग अलग टूल से, बास्केट से, शोवल से यहाँ पर निकाला जाता है। रैट होल माइनिंग भी दो प्रकार की होती हैं दोस्तों, और वो दो प्रकार कौन कौन सी हैं। एक तो यहाँ पर हमारी नॉर्मल तरीके से जैसे यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। और दूसरा जो यहाँ पर होता है वो है बॉक्स कटिंग। बॉक्स कटिंग मतलब एक बड़े शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में दोस्तों यहाँ पर वो क्या किया जाता है, गड्ढा किया जाता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर ओपनिंग यहाँ पर बनाई जाती है। तो इस तरीके से दो प्रकार की यहाँ पर रैट होल माइनिंग होती हैं। अब एनवायरमेंट और सेफ्टी नॉर्म्स क्या है ज़रा ये भी देख लेते हैं दोस्तों। पता है रैट होल माइनिंग हम यूज़ तो करते हैं, लेकिन इससे एनवायरमेंटल और साथ ही साथ में यहाँ पर सेफ्टी को लेकर बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये माइन अनरेगुलेटेड है। यहाँ पे कोई सेफ्टी मेजर यूज़ ही नहीं किया है, कोई प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, सांस कैसे आएगी जो इंसान अंदर जाएगा, कोई सपोर्ट नहीं है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं है, क्योंकि भाई ये तो आपने सीधा पहाड़ है, इसमें गड्ढा कर दिया है बिल्कुल अंदर तक। क्या ऊपर कोई सपोर्ट है? नहीं है। हो सकता है वो इंसान जो घुस चुका है अंदर, अचानक से यहाँ पर कोई भी अगर डिस्टर्बेंस हुआ तो वो पहाड़ कोलैप्स कर जाए, और जैसे वो कोलैप्स करेगा वो पूरा गड्ढा बंद हो जाए, और वो जो अंदर व्यक्ति है यहाँ पर उसकी जान भी जा सकती है। समझ गए। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और ये जो माइनिंग का प्रोसेस है ये गलत भी है एनवायरमेंटल पर्पस से भी, क्योंकि यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, वाटर पोल्यूशन, पानी बहुत सारा गंदा पानी निकल कर आता है जो कि बाकी सारे हमारी रिवर्स के साथ में, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ के साथ में मिलता है। ये जो मेथड है माइनिंग करने का, इसको लेकर कई बार अलग अलग आलोचनाएं की गई हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्किंग कंडीशन प्रॉपर नहीं है, एनवायरनमेंट भी डैमेज हो रहा है, और मैक्सिमम टाइम बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से इंजरीज़ और इंसान की जान भी चली जाती है। बट अभी हमने रैट होल माइनिंग का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया, बहुत अच्छे पर्पज़ के लिए यहाँ पर यूज़ किया। और मैं आपको बता दूँ रैट होल माइनिंग ऑलरेडी यहाँ पर इंडिया में बैन है। हमारा जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, इन्होंने 2014 में इस प्रैक्टिस को बैन कर दिया था। और मैं आपको बता दूं ये जो बैन किया गया था उसके बावजूद भी कई सारी जगह पर इस तरह की माइनिंग की जाती है। तो ये जो माइनिंग एक्सपर्ट्स हैं, उन्हीं एक्सपर्ट्स को बुलाया गया जिनसे रैट होल माइनिंग करवाई गई, और इस टनल से यहाँ पर इन 41 वर्कर्स को निकाला गया। तो एक अच्छे काम के लिए यहाँ पर इसका यूज़ किया गया है। और अभी बोला जा रहा है कि जो 41 वर्कर्स है इनको लगभग 48 से लेकर 72 आवर्स तक, 48 से 72 घंटे तक हम लोग मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। देखा जाएगा कि भाई यहाँ पर कोई मेडिकल इशू तो नहीं हो गया है, किसी को कोई एंजाइटी डिसऑर्डर्स वगैरह तो नहीं हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी, उनका चेकअप किया जाएगा प्रॉपर। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। तो दोनों आर्टिकल सेम है। यहाँ तो बताया गया है 12 नवंबर से शुरुआत हुई, 13 नवंबर को क्या हुआ, 14 को क्या हुआ, 15, 16, 20, 21, 22 इस तरीके से क्या क्या होता चला गया वो यहाँ पर समझाया गया है टाइमलाइन के बेसिस पर। वो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बैकग्राउंड था वो इंपॉर्टेंट था। तो आर्टिकल खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सोर्स है, पढ़ना क्या है जो बैकग्राउंड मैंने आपको दिया। आगे आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले यार मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। जो हमारा टारगेट होता है 5000 लाइक्स का, प्लीज़ आप उसको सपोर्ट कर सकते हो। पिछले कुछ समय से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, तो आपने ये सपोर्ट करना होगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया चांस है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किए, रैट होल माइनिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, तो उसका बैकग्राउंड डेटा जो है वो सब आपको नोट्स में कंपाइल करके प्रोवाइड करवाया जाता है, PDF में कंपाइल करके दिया जाता है। यानी कि अगर आप वीडियो देखते हो भाई क्या लिखे हैं, न्यूज़पेपर के नोट्स कैसे बनाए, ये परेशानी होती है लोगों को, तो वो परेशानी आपकी दूर हो जाइए। दूर कैसे हो गई है? क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो कि वो सारी चीज़ आपने लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कब तक टाइम वेस्ट करोगे, रोज़ रोज़ कैसे कर पाओगे ये काम, ठीक है। तो वो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप अपना प्रॉपर वीडियो देखो। उसके बाद यहाँ पर ये सारा का सारा जो बैकग्राउंड डेटा आपके साथ में शेयर किया जाता है आर्टिकल से रिलेटेड, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं उसको PDF में कंपाइल करके दिया जाता है। और वो PDF दोस्तों प्रिंटेबल फॉर्म की होती है, चाहो तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। वो PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होती हैं, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स को यहाँ पर डायरेक्टली हेल्प हो सकती है। अब
इस ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट वगैरह क्या है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, यानी केवल 499 रुपये खर्च करने लाइफ टाइम एक्सेस के लिए, या कह सकते हो जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इतने अमाउंट में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो। अब ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना, हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ या मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको वहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से देख सकते हो कि एग्जैक्टली मुझे उस ग्रुप में क्या मिल रहा है, कैसे मैं उसका फ़ायदा उठा सकता हूँ। तब अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। समझ गए इस बात को। बाकी दोस्तों ये जो छोटा सा अमाउंट है ना, आप इधर उधर खर्च कर देते होंगे ऐसे ही, लेकिन यहाँ पर ये गारंटी, आप ये अमाउंट जब इन्वेस्ट करोगे तो आपको लगेगा यार ये अमाउंट मेरा मतलब कुछ ही दिनों के अंदर रिकवर हो चुका है। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको ग्रुप में मिल जाती हैं। अब आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हम बात करेंगे निसार मिशन के बारे में। कई बार न्यूज़ में आ चुका है और इसको लेकर ज़्यादा प्रॉपर डिटेल्स हमारे पास में अभी तक नहीं थी, बट प्रॉपर डिटेल्स आ चुकी हैं। वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। हुआ क्या है, तो नासा के जो बिल नेल्सन है, ये यहाँ पे हमारे जितेंद्र सिंह जी के साथ में यहाँ पर मीटिंग करेंगे। काफ़ी सारा डिस्कशन यहाँ पर किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल मेंसन, ये हमारे जो साइंस एंड टेक के मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी, इनके साथ में यहाँ पर ये डिस्कशन चलेगा और वहाँ पे ये बात करेंगे कि किस तरीके से इंडिया और साथ ही साथ में यहाँ पर यूएस, ये दोनों स्पेस में कितनी सारी अचीवमेंट्स को हासिल कर सकते हैं। इसको लेकर ये डिस्कशंस होने वाली हैं। ठीक है, अभी ये भी डिस्कस किया गया है, डिस्कशंस हुई हैं, ऑब्वियस सी बात है, मतलब कि ये डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर ये भी डिस्कस किया गया है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको यहाँ पर भेजने की तैयारी की जा रही है, तो उनको किस तरीके से ट्रेन किया जाएगा वो भी डिस्कशन हुआ है। और इतना ही नहीं दोस्तों, एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका का जो यहाँ पर स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नासा, और भारत की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है इसरो, दैट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो दोनों की दोनों बॉडीज़ हैं, इन दोनों बॉडीज़ ने मिलकर यहाँ पर एक नया मिशन तैयार किया है जिसका नाम है निसार। ठीक है, निसार की बहुत चर्चा की गई है, यह निसार मिशन है। तो निसार मिशन तैयार तो कर लिया है, इसको हम लॉन्च करेंगे। कब लॉन्च करेंगे, 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में, यानी नेक्स्ट ईयर की बात की जा रही है। हो सकता है जनवरी में लॉन्च कर दें, हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा फरवरी मार्च में, कभी भी लॉन्च कर सकते हैं, तो बट 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा। पता है ये जो निसार मिशन है, इस पूरे के मिशन को तैयार किसने किया है, इस मिशन को तैयार किया है नासा और इसरो दोनों ने साथ में मिलकर कोलैबोरेट करके। कुछ हिस्सा या फिर कुछ सामान जो है वो नासा ने दिया है, कुछ सामान यहाँ पर इसरो ने दिया है, दोनों ने मिलकर कंबाइन करके इसको तैयार किया है। ये निसार मिशन करेगा क्या, ये एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेटरी है, यानी इसको अंतरिक्ष में हम छोड़ेंगे और वो अंतरिक्ष से हमारी पूरी पृथ्वी को ऑब्जर्व करेगा, हमारी पृथ्वी को यहाँ पर देखेगा, निगरानी रखेगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, अर्थ के ऊपर जो क्लाइमेट है उसको लेकर डेटा शेयर करेगा। प्लस यहाँ पे इसके अंदर में जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके हम समझ सकते हैं कि हमारा पृथ्वी पर जो अर्थक्वेक है या जितना डिस्टर्बेंस हो रहा है, पानी का मूवमेंट है, या हमारी पृथ्वी पर कितना आइस बचा है, ये सारी के सारा जो डेटा है दोस्तों वो निकाला जा सकेगा। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन होने वाला है। लेकिन कहानी अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि निसार मिशन को लेकर बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपने पता होनी चाहिए। तो निसार दो अलग अलग स्पेस एजेंसियों के साथ में मिलकर कोलैबोरेशन करके यहाँ पर इसको तैयार किया हुआ एक प्रॉपर मिशन है। मैं आपको बता दूं ये कोई नया मिशन नहीं है, इसको लेकर इंडिया और यूएस ने ऑलरेडी 2014 में ही पार्टनरशिप कर ली थी। एक्सपेक्टेड है कि जनवरी 2024 में इसको लॉन्च करें, स्पेशली भारत से लॉन्च किया जाएगा और भारत को निसार मिशन सौंप दिया गया है तैयार करके। ये इंडिया से लॉन्च किया जाएगा, स्पेशली सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ठीक है, ये जो सैटेलाइट है ये 3 साल तक काम करेगा, ऑपरेट करेगा, और ये एक लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी होने वाली है। लो अर्थ ऑर्बिट पर छोड़ेंगे ताकि हमारे पृथ्वी को सही से ऑब्जर्व कर सके। और ये जो निसार है, जो सैटेलाइट होगी, ये हमारे पूरी पृथ्वी को 12 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर कवर कर लेगी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। उसकी पूरी मैपिंग तैयार कर दिया करेगी 12 दिन के अंदर अंदर। इसके फीचर्स क्या हैं, तो ये सैटेलाइट दोस्तों 2800 किलोग्राम की है। इसमें एल बैंड और एस बैंड, इन दो रडार इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया गया। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों। एल बैंड क्या है, तो एल बैंड यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट जो है वो नासा ने दिया है, और एस बैंड वाला इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर इसरो ने ऐड किया है। और इन दोनों ही बैंड्स के माध्यम से ये जो सैटेलाइट है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। इसके पास में ताकत है, बहुत सारा डेटा यहाँ पर ये अपने पास में स्टोर कर सकता है। वो डेटा हमको डायरेक्टली शेयर कर सकता है, सेंड कर सकता है। समझ गए। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पर जो SAR यूज़ किया गया है, ठीक है, एल बैंड SAR यूज़ किया है। इससे क्या होगा, जो ये निसार मिशन है ये बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की इमेजेस हमको प्रोवाइड करवाएगा पृथ्वी की, वो भी अंतरिक्ष से।
और ऐसी इमेजेस, क्योंकि कई बार क्या होता है बीच में बादल आते हैं तो बादल की वजह से वो इमेजेस क्लियर नहीं आ पाती हैं। तो यहाँ पर ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि बादल को भी पेनिट्रेट कर देगी और एक बहुत ही शानदार इमेजेस को क्रिएट करके देगी, चाहे वो दिन हो रही हो, चाहे वो रात हो रही हो, चाहे वो कैसा भी वेदर कंडीशन हो। हर एक प्रॉपर डेटा हमारे पास में आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर एक फ़ोटो देख सकते हो। तो इस फोटो में यहाँ पर ये बताया गया है इस सैटेलाइट को तैयार करने में क्या क्या चीज़ों की कौन कौन से स्पेस एजेंसी ने मदद दी है। तो नासा ने एल बैंड SAR इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट दिया, हाई डेटा रेट टेलीकॉम, GPS और हाई कैपेसिटी सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर। ये 4 चीज़ें यहाँ पर नासा का कंट्रीब्यूशन है। बाकी हमारे इसरो का कंट्रीब्यूशन होगा हमारा स्पेसक्राफ्ट प्लस लॉन्च व्हीकल, यानी कि इसको अंतरिक्ष में लॉन्च भी भारत ही करेगा अपने GSLV वाले रॉकेट से। और भारत ने सबसे एक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक दिया है जिसका नाम है एस बैंड SAR इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये SAR इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाले हैं इस पर्टिकुलर मिशन में। हमारे दिमाग में एक और सवाल आएगा कि आखिरकार इसके और क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। हमारी पूरे पृथ्वी के साइंस को कवर करना, ये नासा क्या करेगा, बहुत सारा डेटा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमारे पृथ्वी के सरफेस में किस तरीके से बदलाव हो रहे हैं, नेचुरल हैज़ार्ड्स कैसे हैं, इकोसिस्टम में क्या क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा सकेगा। क्लाइमेट चेंज कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है वो पता चल सकेगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर हमारी मदद हो सकेगी, क्योंकि ये मिशन क्या करेगा, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देगा नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक इरप्शंस, इन सब के बारे में, जिससे हम टाइम पर एक्शन ले सकेंगे, लोगों को बचा सकेंगे, अपने एनवायरनमेंट को सिक्योर कर सकेंगे। एग्रीकल्चर को लेकर यहाँ पर एक प्रॉपर हेल्प मिलेगी। निसार यहाँ पर यूज़ करेगा, इसका हम यूज़ करेंगे एग्रीकल्चर को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, अपनी फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्रॉप की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है वो इन्फॉर्मेशन, सॉइल के अंदर में मॉइस्चर किस प्रकार का प्रेजेंट है ना। तो ये सारा डेटा हम लोगों को निसार देने वाला है, जिससे हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं। प्लस साथ ही साथ में मॉनिटरिंग को भी इंक्रीज़ किया जाएगा, क्योंकि ये जो मिशन है ये एक प्रॉपर निगरानी रखने का काम करेगा हमारे पूरे पृथ्वी के ऊपर में। मान लो समुद्र के अंदर में कहीं पर जहाज़ टूट गया है, ऑयल स्पिल हो रहा है, हमारे पास में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस सैटेलाइट से हमको मिल जाएगी। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण किस तेज़ी से बढ़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई कितनी तेज़ी से हो रही है पृथ्वी के ऊपर में, इन सब चीज़ों के ऊपर में निगरानी रखी जा सकती है। प्लस क्लाइमेट चेंज, ये तो आपको बता ही चुका हूँ भाई। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमारे पृथ्वी पर कैसा पड़ रहा है, जिस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो कैसे पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर कह सकते हो एनालाइज़ की जा सकेंगी इस निसार मिशन के माध्यम से। आई होप आपको यहाँ पर इस निसार मिशन के बारे में क्लियर हो चुका है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। यही आपसे पूछा जाएगा अगर एग्जाम में कुछ पूछा गया, क्योंकि अगले साल ये स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा चर्चा में होगा, तो काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। जैसे मंगलयान मिशन हो गया, ऐसे कई सारे मिशन को लेकर ऑलरेडी प्रीलिम्स में सवाल बन चुका है, मेन्स में सवाल बन चुका है। समझ गए, आगे आते हैं ना दोस्तों। अगला आर्टिकल यहाँ पे बात की जा रही है सत्यजीत राय अवार्ड के बारे में। ठीक है, ये सत्यजीत राय ये पर्सन आपको देखने को मिलेंगे जो आपको फोटो में नज़र आ रहे हैं। तो ये जो अवार्ड है ये अभी दिया गया है माइकल डगलस को, जिस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। ठीक है, तो माइकल डगलस जो कि बेसिकली एक हॉलीवुड स्टार हैं, कई सारी हॉलीवुड फिल्म्स इनके नाम में आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी ये प्रेजेंट थे, किस दौरान प्रेजेंट थे, IFFI में, यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो भारत का ये पूरा फिल्म फेस्टिवल होता है, तो इसी फिल्म फेस्टिवल में सत्यजीत राय अवार्ड इनको दिया गया है। तो वन डे एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्टली नाम पूछा जा सकता है कि कौन से व्यक्ति को सत्यजीत राय अवार्ड दिया गया, तो वो है माइकल डगलस। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो कुछ और फिल्म्स हैं जिनको अलग अलग प्रकार के अवार्ड मिले हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो दीपक कुमार मिश्रा हैं, ठीक है, इनको यहाँ पर अपना जो प्राइम वीडियो है पंचायत सीज़न 2 उसके लिए OTT सीरीज़ का अवार्ड मिला है। OTT सीरीज़ अवार्ड सबसे पहली बार अब की बार लॉन्च किया गया है और वो अवार्ड यहाँ पर इनको मिला। इस तरीके से कई सारे और एक्टर्स हैं जिनको अलग अलग प्रकार के अवार्ड दिए गए, वो हमारे काम का नहीं है, बट खाली यहाँ पे आपको सत्यजीत राय अवार्ड के बारे में कुछ बेसिक चीज़ ज़रूर से यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इस अवार्ड के बारे में क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज़, जो हमारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है दोस्तों, ठीक है, ये यहाँ पर इस प्रकार का अवार्ड देता है, सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसको पहले यहाँ पर केवल IFFI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के नाम से जानते थे। ये एक इंटरनेशनल ऑनर है, इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर सम्मानित किया जाता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के थ्रू किसी दूसरे पर्सन को। और जो यहाँ पर रिसिपिएंट है जिसको ये अवार्ड दिया जाता है, यहाँ पर ये अवार्ड क्यों दिया जाता है, उस पर्सन को इसलिए दिया जाता है कि भाई उसका एक बहुत ही शानदार कंट्रीब्यूशन रहा है दुनिया के सिनेमा में, उसके ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। उस व्यक्ति ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है वर्ल्ड सिनेमा में। ये जो अवार्ड इसको सबसे पहली बार लाया गया था 1999 में। उस समय पर ये जो फिल्म फेस्टिवल है उसका 30th एडिशन था, 30वां एडिशन था। तो तब से यहाँ पर ये अवार्ड जो है दोस्तों दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये न्यूज़ क्या है वो न्यूज़ मैंने आपको बता दिया है। और इस बार ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था ये स्पेशली 54th था,
54वां एडिशन था। ठीक है, तो ये भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सीधा वनडे एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगी, इस वजह से इसके ऊपर थोड़ा जोर दिया जा रहा है। तो आज के न्यूज़पेपर में शॉर्ट आर्टिकल्स में ये थे। बाकी आता हम लोग फटाफट एडिटोरियल डिस्कशन पर। हमारे एडिटोरियल्स में बहुत ही ज़्यादा शानदार एडिटोरियल आता है। सबसे पहला ये वाला, वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल, मतलब आपको बता दूं पिछले 10 दिनों में इतना ज़्यादा शानदार आर्टिकल कोई पब्लिश ही नहीं हुआ, और ये बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस के अंदर पब्लिश हुआ है। यहाँ पर सी राजा मोहन साहब का आर्टिकल है। आप नाम से आप समझ गए होंगे आर्टिकल का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। सी राजा मोहन साहब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखते हैं इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में, और कई बार अपने कई सारे टॉपर्स के नाम मुंह से सुना होगा कि मतलब कुछ राइटर हैं जिनके आर्टिकल, जिनके एडिटोरियल हम पढ़ते ही पढ़ते थे, जिसमें सी राजा मोहन जी का नाम हमेशा होता है। तो इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि इंडिया को क्यों चाइना के साथ में बातचीत नहीं करनी चाहिए, भारत और चाइना के संबंध कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पर दिक्कतें हैं और कहाँ पर हमें सुधार करने की ज़रूरत है, चाइना किस तरीके से यहाँ पर इंडिया को आज के समय पर घेरने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन करी हैं। मैं आपको बता दूं थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा इस एडिटोरियल को कवर करने में, क्योंकि बहुत लंबा आर्टिकल है, लेकिन हर एक चीज़ बेस्ट तरीके से कवर होगी। तो ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज का जो मेंस का क्वेश्चन होने वाला है वो इसी एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड होने वाला है। चलिए बिना कोई देरी करे शुरुआत करते हैं फिर। तो दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया गया है रीथिंकिंग इंडियाज़ अप्रोच टू चाइना। ठीक है, भारत की जो अप्रोच है चाइना के प्रति, जिस तरीके से हम चाइना को लेकर डील कर रहे हैं, वहाँ पे हमें दोबारा कुछ सोचने समझने की ज़रूरत है। तो आखिरकार इस एडिटोरियल को क्यों लिखा गया? रीज़न यह है कि पिछले कुछ सप्ताह में इंडिया का जो क्वाड पार्टनर्स हैं, क्वाड आपको पता है ना, 4 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है क्वाड, और वो 4 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? एक तो भारत खुद है, फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, और साथ ही साथ में यहाँ पर यूएस है। तो दोस्तों यहाँ पर ये 4 कंट्रीज़ हैं हमारे इस क्वाड ग्रुप के अंदर में। इनके बीच में काफ़ी डिस्कशंस हुए। बीच में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है चाइना के साथ में अपने रिलेशंस को मेंटेन करने की कोशिश की। ठीक है, क्योंकि क्वाड ग्रुप इसलिए बनाया गया है ताकि हम चाइना को पूरी तरह से टैकल कर सकें, क्योंकि चाइना का जो अग्रेशन है वो इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उसी पर्टिकुलर अग्रेशन को काउंटर करने के लिए हम लोगों ने क्वाड ग्रुप को बनाया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ये आप देखोगे तो इंडिया जो है लंबे समय से चाइना के साथ में डिस्कशंस में लगा हुआ था, हम रिलेशंस को मेंटेन कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या, साल 2020 में चाइना की एक कदम ने रिलेशंस तबाह कर दिए। 2020 में चाइना ने लद्दाख के अंदर में मिलिट्री स्टैंड ऑफ क्रिएट करवाया। हमारे टेरिटरी के अंदर में चाइना घुसने की कोशिश कर रहा था, टेरिटरी को कब्जाने की कोशिश कर रहा था, जिसके बेसिस पे हमारी मिलिट्री ने भी यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब दिया चाइना को। तो दोस्तों ये शुरुआत होती है स्टैंड ऑफ की 2020 में, और 2020 यहाँ पर एक ऐसा साल था जिसके बाद भारत और चाइना के संबंध कभी वापस से दोबारा उठे ही नहीं। 2020 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, इवन 23 भी खत्म हो रहा है। लगभग 4 साल हो चुके हैं, रिलेशंस अपने लोवेस्ट लेवल पर हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर दोस्तों इंडिया चाइना के रिलेशंस को पूरी तरह से ख़राब करती हैं। अब थोड़ा ये डिस्कस करेंगे आखिरकार भारत और चाइना के संबंध में ये डिस्प्यूट्स, ये जो विवाद हैं, ये एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पर हैं। सबसे पहला आता है हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट, बॉर्डर को लेकर विवाद। देखो चाइना की हरकतें स्टार्टिंग से ही और अभी भी यहाँ पर देखने को मिलता है, और केवल इंडिया के साथ में नहीं, साउथ चाइना सी में कितने सारे देश हैं उनके साथ में भी। चाइना क्या चाहता है? अपने टेरिटरी को और ज़्यादा एक्सपैंड करना। वो हमारी टेरिटरी में घुसने की कोशिश करता है, हमारे अरुणाचल प्रदेश को अपनी टेरिटरी बताता है, हमारे लद्दाख को अपनी टेरिटरी बताता है, ताइवान को अपनी टेरिटरी बताता है। उसके बाद यहाँ पर ऐसे वियतनाम के साथ में रिलेशंस, फिलीपींस की कई सारा जो समुद्र का हिस्सा है उसको अपने एरिया में लेना है। तो चाइना क्या कर रहा है, लगातार यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट्स को क्रिएट कर रहा है, उनकी टेरिटरी अपने देश में ऐड करता हुआ चले जा रहा है। वैसे ही कुछ किस्सा यहाँ पर इंडिया के लद्दाख वाले एरिया के साइड में हुआ। तो भारत का जो वेस्टर्न सेक्टर है वहाँ पे आप देख पाओगे, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था ना, जो अंग्रेज़ थे उन्होंने यहाँ पर एक लाइन बना दी थी, जॉनसन लाइन। तो जॉनसन लाइन से क्या हुआ कि जो अक्साई चीन वाला रीजन है वो हमारा जम्मू एंड कश्मीर में आता था, ये हमारा टेरिटरी का हिस्सा है। लेकिन चाइना ने क्या किया, जॉनसन लाइन का कॉन्सेप्ट रिजेक्ट कर दिया, और इन्होंने यहाँ पर मैकडोनल्ड लाइन को फेवर किया, और ये बोला कि जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है वो चाइना के कंट्रोल में रहेगा। और वही है आज के समय पर सिनेरियो, यही है कि भाई यहाँ पे अगर आप लोग इंडिया का मैप देखते हो एग्जैक्टली, तो यहाँ पे जो अक्साई चीन वाला रीजन है वो चाइना के कंट्रोल में है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है, लेकिन टेरिटरी तो भारत की है ना, भले इनके कब्जे में हो। ये तो इन्होंने इलीगल तरीके से कब्जा रखा है। तो ये जो अक्साई चीन है आज के समय पर कौन कंट्रोल कर रहा है? ये चाइना कंट्रोल कर रहा है। और भारत की यहाँ पर ये जो पोजीशन है, इसमें भारत की पोजीशन यही है कि भाई अक्साई चीन आप कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ये आपकी टेरिटरी नहीं है, टेरिटरी हमारी है। ये भारत का हिस्सा था, है और आगे भी इंटीग्रल पार्ट रहेगा इंडिया का। ये भारत की अप्रोच है। तो इस बॉर्डर को लेकर इस तरीके से दोनों देशों के बीच में विवाद रहता है।
ये हो गया वेस्टर्न सेक्टर की बात, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। फिर उसके बाद में मिडिल सेक्टर में दोस्तों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर भी विवाद है। हुआ क्या, मिडिल सेक्टर में दोस्तों थोड़े बहुत डिस्प्यूट है, ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं है। तो वहाँ पर इंडिया और चाइना दोनों यहाँ पर बॉर्डर पर थोड़ा बहुत अग्री करते हैं, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर पर थोड़े से डिस्प्यूट है, ज़्यादा नहीं है, तो उसकी चर्चा कम होती है। लेकिन ईस्टर्न सेक्टर पर डिस्प्यूट्स बहुत हैं। अब बात आती है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की। चाइना बोलता है मैकमोहन लाइन, ये इसको इलीगल कंसिडर करता है और ये बोलता है कि जो ये अरुणाचल प्रदेश था, अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा था और तिब्बत आज के समय पर पूरा चाइना ने कब्जा लिया है। अगर चाइना तिब्बत को ना कब्जा आता तो चाइना के साथ में हम बाउंड्री शेयर ना कर रहे होते इतनी बड़ी, वो तिब्बत एक पर्टिकुलर कंट्री होता जिसके साथ में हमारी बाउंड्री लग रही होती। चाइना बोलता है कि हमारे अंडर में तिब्बत आता है और अरुणाचल प्रदेश भी तिब्बत का हिस्सा था, तो अरुणाचल प्रदेश कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चाइना का हिस्सा है, ऐसा चाइना बोलता है। चाइना ने यह भी किया कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर में कई सारे गांव हैं उनके बॉर्डर की साइड में, उस बॉर्डर पे जो गांव हैं उनके नाम उनने चाइनीज़ में रखने शुरू कर दिए। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिस्प्यूट रहा। इंडिया बार बार जवाब देता रहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत की टेरिटरी है और आगे भी भारत की टेरिटरी रहेगी, हम चाइना को ऐसे लेने नहीं देंगे। और वही किस्सा दोस्तों यहाँ पर सिक्किम के साथ में भी हो रहा है। तो ईस्टर्न सेक्टर में भी यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। अब बात आती है थोड़े बॉर्डर इंकर्जन्स की। तो दोस्तों इंडिया चाइना के बीच में जो ये बॉर्डर है ये ना क्लियरली डिफाइन नहीं है। यहाँ पर कोई भी एक प्रॉपर म्यूचुअल एग्रीमेंट वाली जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो नहीं है कई सारी जगह पर। तो बॉर्डर पर लेकर कई सारी जगह पर आपको विवाद देखने को मिलेंगे अलग अलग जगह पे। फॉर एग्जांपल 2014 में देमचोक ऊपर जो लद्दाख वाले रीजन में है, फिर 2015 में देपसंग वो भी एक जगह लद्दाख में ही है, 2017 में दोकलम, फिर 2020 में गलवान इंसिडेंट आपको पता ही है 2020 का, वो भी लद्दाख में है। तो ये इंसिडेंट्स हमको देखने को मिले दोस्तों। ये कन्फ्रंटेशंस यहीं पर होते हैं क्योंकि प्रॉपर लाइन डिफाइन नहीं है इन एरिया में। यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया चाइना सामने खड़े हुए हैं बार बार अलग अलग प्रकार के विवादों में। तो ये था पहला डिस्प्यूट, भारत और चाइना के संबंध क्यों खराब हो रहे हैं, एक पहला रीज़न। दूसरा रीज़न है वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट। चाइना को अपने ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। एडवांटेज किस बात का एडवांटेज, क्योंकि दोस्तों चाइना ऊपर है और चाइना से यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर ये इंडिया देखने को मिलेगा। तो चाइना ऊपर है तो क्या हुआ, कई सारी नदियाँ सीधा चाइना से बहकर इंडिया में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी आपको पता होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, उसके अंदर एंटर करती है, ये चाइना से आती है ब्रह्मपुत्र नदी। अब चाइना क्या करता है, उसका फ़ायदा उठाता है। क्यों, चाइना ऊपर ब्रह्मपुत्र नदी पर अलग अलग डैम बना रहा है। अब डैम बनाएगा तो पानी को कंट्रोल कर सकेगा। अब पानी को अगर वो कंट्रोल करेगा, पानी को रोक लेगा, अपने रीजन में देगा, तो नीचे प्रॉपर पानी नहीं पहुंच पाएगा हमारे पास में। तो वाटर को शेयर करने को लेकर विवाद रहते हैं और कभी ऐसा हो सकता है पानी को रोक ले ये और रोकने के बाद में इकट्ठा छोड़ दे तो जिससे नीचे यहाँ पर एक बाढ़ आ सकती है, फ्लड आ सकता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों काफ़ी सारी चिंता है वाटर शेयरिंग को लेकर, ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। फिर तीसरा यहाँ पर जो डिस्प्यूट है दोनों देशों के बीच में वो है तिब्बत को लेकर। अब भारत यहाँ पर तिब्बत को इतना सपोर्ट करता नहीं है क्योंकि तिब्बत एक देश था जिसको चाइना ने कब्जा लिया। तिब्बत सरकार यहाँ पर आज के समय पर भारत में देखने को मिलती है। वैसे तिब्बत जो है, तिब्बत के लोग ज़्यादातर लोग इंडिया में ही हैं, स्पेशली हिमाचल प्रदेश में। तिब्बत के जो एक पर्टिकुलर लीडर, स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा, वो भी यहाँ पर इंडिया में ही है। ठीक है, तो चाइना को कहीं ना कहीं दलाई लामा बहुत ज़्यादा खटकते हैं। क्यों, चाइना ये सोचता है कि दलाई लामा तिब्बत वापस लेना चाहते हैं चाइना से, और तिब्बत जैसी छूटा इनसे चाइना से, चाइना ज़रा सा रह जाएगा, छोटा सा कंट्री रह जाएगा। तो चाइना बार बार इंडिया को एक्यूज़ करता है, भारत पर इल्ज़ाम लगाता है कि भारत तिब्बतन सेपरेटिज्म को सपोर्ट करता है, यानी तिब्बत को हम चाइना से अलग करना चाहते हैं। जबकि इंडिया ने यहाँ पर हमेशा से वन चाइना पॉलिसी की रिस्पेक्ट की है। हम तिब्बत कम्युनिटी को इंडिया में आने देते हैं, वो रहते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं कहे कि हाँ बिल्कुल तिब्बत को अलग होना चाहिए चाइना से। लेकिन चाइना ये सोचता है भारत तिब्बत को चाइना से अलग करना चाहता है। तो यहाँ पर लेकर दोस्तों एक विवाद बन जाता है, इसकी वजह से भी रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं। फिर एक और रीज़न है जिसकी वजह से रिलेशंस ख़राब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड इम्बैलेंस। बात आती है व्यापार की। अब व्यापार तो इंडिया चाइना के बीच में बहुत होता है, चाहे कितना ही विवाद होता रहे। 2020 में भी यहाँ पर लड़ाई हुई, बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए, बॉर्डर पर बार बार यहाँ पर हाथापाई हुई है दोनों तरफ सैनिकों के बीच में। बट फिर भी मैं आपको बता दूंगा व्यापार चल रहा है लगातार, क्योंकि व्यापार एकदम से छोड़ नहीं सकते। और इसमें व्यापार में भारत को बहुत बड़ा घाटा है। हम लोग पता है चाइना को एक्सपोर्ट तो ना के बराबर कर रहे हैं, लेकिन चाइना से इम्पोर्ट भर भर कर रहे हैं। और 2022 में यही व्यापार $87 बिलियन का पहुंच गया था अपने हाईएस्ट लेवल पर। तो ये इम्बैलेंस क्रिएट करना कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए चिंता वाली बात है।
इंडिया को कहीं ना कहीं अपनी एक बहुत बड़ी डिपेंडेंसी, एक निर्भरता यहाँ पर दिखानी पड़ जाती है बार बार चाइना के ऊपर में। खैर धीरे धीरे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं बाकी सारी कंट्रीज़ को, दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर से हम फोकस थोड़ा सा लगा रहे हैं क्या, ताकि उनसे भी कुछ कुछ सामान इंपोर्ट किया जा सके। एकदम से नहीं, एकदम से हम चाइना से व्यापार बंद नहीं कर सकते, उसका सीधा इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी के ऊपर पड़ेगा। हाँ धीरे धीरे कोशिश कर सकते हैं, भाई ये आइटम है तो ये देश बढ़िया है, इससे ये मंगा सकते हैं, तो वहाँ से मंगाना शुरू करेंगे, कुछ समय तक मंगाएंगे, देन उसके बाद चाइना से इंपोर्ट कम करेंगे। तो ऐसे स्टेप्स धीरे धीरे उठाए जा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत को भी यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है धीरे धीरे। फिर दोस्तों इतना ही नहीं, एक और बहुत बड़ी टेंशन है दोनों देशों के बीच में, वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की टेंशन। भारत का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो ये BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये चलाए चाइना, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये भारत के अंदर एंटर ना करे, हम इसका हिस्सा है भी नहीं और हम सपोर्ट भी नहीं करते BRI को। चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है, इसके तहत वो दुनिया भर की कंट्रीज़ को सड़क के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से जोड़ना चाहता है, ताकि उनके साथ में व्यापार कर सके, उनसे पैसा कमा सके। तो इंडिया इसका हिस्सा नहीं है, इंडिया ना इंटरेस्ट रखता है, लेकिन इन्होंने, चाइना और पाकिस्तान, ये दोनों भाई भाई ने मिलकर क्या किया है कि भारत के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन से, नहीं, भारत का जो रीजन जो पाकिस्तान के अंदर में इलीगल तरीके से कब्जा आया हुआ है पाकिस्तान ने, उस वाले टेरिटरी से इन्होंने ये कॉरिडोर निकाल दिया। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर एक पर्टिकुलर मैप देखोगे तो इस तरीके से, यहाँ पर मैं बार बार यार मैप पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप समझ रहे होंगे क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, कई बार पढ़ा चुका हूँ। तो ये है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन, और यहाँ पर पाकिस्तान है, इधर यहाँ पर चाइना है। तो चाइना ने अपना ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये कॉरिडोर हमारे वाली इस टेरिटरी से निकाला है और जाके पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को जोड़ दिया। और ठीक है, और इस ग्वादर पोर्ट से सीधा नीचे अरेबियन सी का एक्सेस मिल गया चाइना को। तो ये हरकत कर रहा है, हम तो इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट भी नहीं कर रहे, फिर भी हमारी टेरिटरी से यहाँ पर ये प्रोजेक्ट निकाला जा रहा है। तो ये भी यहाँ पर एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिस्प्यूट बना हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो चाइना जिस तरीके से दुनिया भर की कंट्रीज़ के ऊपर कब्जा कर रहा है, उनके ऊपर एक कंट्रोल अपना दिखा रहा है, उसकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं, अलग अलग रणनीतियाँ हैं। एक सबसे पहली रणनीति है क्या, चाइना का सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी। ध्यान रखना, अलग अलग रणनीतियाँ चाइना अपना रहा है अलग अलग देशों को अपने कंट्रोल में लाने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस उन देशों में बढ़ाने के लिए। तो ये जो सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी है, अगर हम मिलिट्री टर्म्स में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर ये जो स्ट्रैटेजी है, ये क्या चीज़ रेफर करती है, डिवाइड एंड कंक्वायर, देश को बांटो और उसको यहाँ पर जीत लो, ये हरकत यहाँ पर चाइना कर रहा है। तो चाइना के केस में अगर आप देखोगे तो ये जो सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी है, इसका अप्रोच यहाँ पे देखने को मिलेगा साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी में इन्होंने धीरे धीरे करके कई सारे रीजन्स को अपना बताया, अपना बताते यहाँ पर उसके ऊपर कब्जा कर लिया। हिमालयन रीजन्स में भी आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये टैक्टिक्स अपना यहाँ पर ये लोग अपना रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी चिंता वाली बात है, और ये भी एक चाइना की रणनीति है, वो है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली मेंस में सवाल बन चुका है इसको लेकर। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री को चाइना टारगेट करता है, उसको बहुत सारा लोन दे देता है, और लोन देने के बाद में क्या है, उसको अपने ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट बना लेता है। सबसे बड़ा एग्जांपल श्रीलंका, इतना लोन दिया कि श्रीलंका वो लोन चुका नहीं पा रहा, और ऐसे यहाँ पर कई सारे देशों को इतना लोन दे देते हैं, वो देश लोन चुका नहीं पाते, और चुका नहीं पाते तो वो चाइना के अकॉर्डिंग चलते हैं, चाइना के कहने पर चलते हैं। तो यही है दोस्तों कि चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। ये क्या करती है, एक ऐसी रणनीति है चाइना की, जिसमें चाइना क्या करता है, बहुत सारी कंट्रीज़ को, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्री है जिनको पैसे की ज़रूरत है, उनको बहुत भर भर के पैसा देता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगाता है, उनको अपने ऊपर निर्भर बना लेता है, देन उसके बाद में फिर अपना यहाँ पर असली रूप दिखाता है। और इसी स्ट्रैटेजी में एक और स्ट्रैटेजी आती है, चाइना की 5 फिंगर स्ट्रैटेजी, 5 फिंगर ऑफ तिब्बत स्ट्रैटेजी। ये 5 फिंगर वाली स्ट्रैटेजी क्या है, ये एक टर्म है जो कि यूज़ की जाती है कि चाइना अलग अलग टेरिटोरियल क्लेम करता है, ठीक है, अलग अलग जगह पर यहाँ पे क्लेम करता है कि भाई ये हिस्सा मेरा है, वो हिस्सा मेरा है, और इस तरीके से दोस्तों अपना जो क्लेम है उसको ये बढ़ाने की कोशिश करता है। और वो अगर आप देखोगे इसको, तो वो 5 फिंगर्स कौन कौन सी हैं जिसको लेकर ये क्लेम करता है। पहला फिंगर यहाँ पे लद्दाख, लद्दाख के ऊपर कंट्रोल पाना चाहता है चाइना, ठीक है, ताकि यहाँ पर, और पाकिस्तान की मदद से वो काम कर भी रहा है। फिर उसके बाद में नेपाल, नेपाल के ऊपर अपना बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस दिखा रहा है चाइना, है ना, ताकि यहाँ पर नेपाल को चाइना के साथ में जोड़ सके। फिर उसके बाद में सिक्किम हो गया, सिक्किम के ऊपर भी यहाँ पर अपना कंट्रोल दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो चाइना को इससे काफ़ी सारा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि सिक्किम के ऊपर कंट्रोल जैसे मिलेगा, क्योंकि दोस्तों सिक्किम जो है ना, इस तरीके से सिक्किम के बाद में हमारा जो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो यहाँ पर शुरू हो रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरीके से सिक्किम पे अगर यहाँ पर ऊपर चाइना ही है, सिक्किम पे अगर वो यहाँ पर कंट्रोल करता है, तो सिक्किम पे कंट्रोल करने के बाद में दोस्तों क्या होगा, ये जो स्पेशली यहाँ पे हमारा चिकन नेक कॉरिडोर है, भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जुड़ता है, इस वाले हिस्से को यहाँ पर एक कट ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, ताकि इस एरिया को अलग करके चाइना जो है अपना बना सके।
तो ये भी यहाँ पर चाइना की एक रणनीति है। स्पेशली भूटान के ऊपर भी कंट्रोल करना चाहता है। भूटान के ऊपर कंट्रोल करने से चाइना जो है बांग्लादेश तक पहुँच सकेगा और बांग्लादेश के ज़रिए वो बे ऑफ बंगाल में पहुँच सकेगा। बे ऑफ बंगाल एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो इंडियन ओशन के साथ में जुड़ता है। फिर ऐसे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को तो अपना बताते ही, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, ताकि पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर वो अपना इन्फ्लुएंस बना सके। तो ये आप देख पा रहे होंगे 5 इंपॉर्टेंट फिंगर्स। ये स्ट्रैटेजी है चाइना की रणनीति अपने देश को पूरी तरह से एक्सपैंड करने की और भारत को पूरी तरह से कह सकते हो कमज़ोर बनाने की, कंट्रोल करने की चारों तरफ से। और इसी स्ट्रैटेजी को तोड़कर देखोगे तो यहाँ पर हम इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के नाम से भी जानते हैं। मतलब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल एक दूसरी स्ट्रैटेजी है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल में चाइना का मेन पर्पज़ है भारत को चारों तरफ से घेर लिया जाए। अब भारत को चारों तरफ से घेरेंगे कैसे? भारत के आसपास के देश के अंदर पसर कर। तो भारत के आसपास के देश में यहाँ पर आप कह सकते हो चाइना धीरे धीरे अपने पैर पसार चुका है। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका, हम्मदोता पोर्ट चाइना के पास में है। बांग्लादेश का चिटागोंग पोर्ट चाइना के पास में है। जिबूटी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आज के समय पर चाइना के इन्फ्लुएंस में। पाकिस्तान तो है यहाँ पर चाइना के इन्फ्लुएंस में। ये सारे देश वो हैं जो भारत के आसपास हैं, भारत के साथ में टेरिटरीज को शेयर कर रहे हैं जीबीटी को छोड़कर। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो देश हैं ये भारत के किनारे किनारे हैं। इनके ऊपर अगर चाइना को कंट्रोल होगा मतलब सीधा हमारे टेरिटरी को कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। चाइना हमारी टेरिटरीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो कहोगे ये तो बहुत ही खतरनाक है। इतना कुछ यहाँ पर जान लिया हम लोगों ने, किस तरीके से रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, किस तरीके से चाइना की प्लानिंग है इंडिया को कमज़ोर बनाने की। अब राइटर बोलते हैं और आपके दिमाग में भी सवाल आएगा, क्या भारत कुछ नहीं कर रहा? ऐसा नहीं है, इंडिया ने भी रिस्पॉन्ड किया है। तो चाइना के जो ये अग्रेसिव मेजर्स हैं दोस्तों, इसमें भारत किस तरीके से रिस्पॉन्ड करा ज़रा वो समझ लेते हैं। तो भारत ने भी सोचा कि ठीक है आप जो करना है करो। इंडिया ने भी यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स बनाने स्टार्ट कर दिए। ऐसे ग्रुप, ऐसे देशों के साथ में ग्रुप जिन देश को भी चाइना से नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्वाड ग्रुप बनाया। अब क्वाड ग्रुप में आप देख पाओगे तो एक तरफ अमेरिका है, बिल्कुल अमेरिका चाइना से लड़ना चाहता है, चाइना के अपोजिशन में खड़ा है। इंडिया, चाइना के साथ रिलेशंस हैं ही ख़राब। ऑस्ट्रेलिया, बहुत ही ख़राब रिलेशन है ऑस्ट्रेलिया और चाइना के। फिर आ गया जापान के भी ज़्यादा कोई पड़ती नहीं है चाइना से। तो ये चारों कंट्रीज़ मिलकर यहाँ पे क्वाड ग्रुप को बना लिए। ऐसा ग्रुप, ऐसे कई सारे ग्रुप्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं ताकि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशन रीजन में उसको ख़त्म किया जा सके। तो ठीक है, तो उस ग्रुप में पहला आता है क्वाड के बारे में डिस्कस कर लिया। दूसरा कदम उठाया गया I2U2 में इंडिया, इजराइल, USA, UAE। अगेन ये चारों कंट्रीज साथ में इकट्ठी हो गई। ठीक है, ऐसे यहाँ पर एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, आईमेक कॉरिडोर क्या करेगा? भारत को मिडिल ईस्ट के साथ में जोड़ेगा और मिडिल ईस्ट से सीधा यूरोप के साथ में जोड़ेगा। इससे क्या होगा, यहाँ पर जो चाइना का BRI प्रोजेक्ट है इसको ज़्यादा एक्सेस नहीं मिल पाएगा। तो आईमेक कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है जो भारत को सीधा यूरोप से जोड़ेगा, तो भारत को बहुत फ़ायदे होंगे। तो यहाँ पर भी हम चाइना को पूरी तरह से टक्कर दे सकते हैं। और इतना ही नहीं, फिर G7 कंट्रीज़ ने यहाँ पर PGII करके इनिशिएटिव स्टार्ट किया, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। ये कदम भी उठाया गया। ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है बेस्ट है। जब किसी देश को ज़रूरत पड़े पैसों की तो वह चाइना के पास में ना जाए, ये हमारा मेन पर्पज़ है। चाइना के पास में ना जाकर G7 कंट्री से वो पैसा उठा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में INSTC कॉरिडोर हो गया। भारत ने एक कॉरिडोर को यहाँ पर अप्रूवल दिया। ये कॉरिडोर इंडिया, ईरान, रशिया को जोड़ता है साथ में। तो इस कॉरिडोर से भी आप कह सकते हो चाइना का जो ये BRI प्रोजेक्ट है ये फेल हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में एक और ग्रुप देखने को मिलेगा, वो है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया गया है ताकि इकोनॉमिक कॉपरेशन किया जा सके जो इंडियन ओशन में कंट्रीज़ स्पेशली उनके साथ में। तो इंडियन ओशन में जो देश हैं उनके संबंध अगर भारत के साथ में अच्छे होंगे, व्यापार को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है वो देश चाइना के साइड में नहीं जाएंगे, चाइना के इन्फ्लुएंस में नहीं दबेंगे। तो हमारे आस पड़ोस के देश हमारे साथ में रिलेशंस को मेंटेन करके रखेंगे। और इसी के बेसिस पर भारत ने अपनी पूरी पॉलिसी को तैयार किया। जैसे चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के तहत चाइना हमारे आसपास के देशों के ऊपर में कंट्रोल कर रहा है ताकि हमारे ऊपर थोड़ा सा शिकंजा कस सके। उसी लिए और इसी के रिस्पॉन्स में भारत की भी एक स्ट्रैटेजी है जिसको बोलते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी। नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी के तहत हम लोगों ने भी चाइना के आसपास के जो देश हैं, चाहे ऊपर मंगोलिया हो गया, ठीक है, बराबर में अफ्रीका में कुछ कंट्रीज़ हो गई, वहाँ पर हमने बेसिस बनाने स्टार्ट कर दिया, अपनी नेवी को प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया है ताकि हम चाइना को घेर सकें। तो इंडिया का रिस्पॉन्स भी यहाँ पर ख़तरनाक है। लेकिन बात यह है कि इस पूरे मामले को, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को निपटाने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए, वो भी यहाँ पर राइटर ने एक्सप्लेन किए हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला, टू सिक्योर पीस एंड प्रिपेयर फॉर वॉर। हमें शांति को बना के रखना होगा और अपने आप को एक युद्ध के लिए भी तैयार करके चलना होगा। कभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो तो हम रेडी रहें। तो इंडिया को ज़रूरत है
कि वो अपने आप को तैयार करके रखे, क्योंकि कभी भी पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं चाइना के साथ में। तो इंडिया की अगर मिलिट्री कैपेबिलिटी मजबूत रहेगी तो हम चाइना को टक्कर दे सकेंगे। और इसलिए जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, उन्होंने यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर जो डिफेंस को लेकर ये कमेटी उन्होंने रिकमेंड किया है। क्या रिकमेंड किया है कि भारत को अपने डिफेंस सेक्टर पर अपने जीडीपी का 3% कम से कम खर्च करना होगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पैसा अगर डिफेंस सेक्टर में खर्च किया जाएगा तो इससे हमारी ज़्यादा मजबूत कैपेबिलिटीज़ होंगी, जिससे हम यहाँ पर चाइना को काउंटर कर सकेंगे जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो। समझ गए। रिमोट एरियाज़ में, स्पेशली चाइना के पास में बॉर्डर वाले एरियाज़ में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमारी प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहाँ पे प्रॉपर रोड बनाना, ब्रिज बनाना, ताकि उनके साथ में प्रॉपर कनेक्टिविटी क्रिएट किया जा सके। फिर उसके बाद में दूसरा कदम जो उठाया जा सकता है वह है डिप्लोमेटिक डायलॉग फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। यानी कि क्या करना होगा दोस्तों, हमें यहाँ पर बातचीत करनी होगी। जो है बॉर्डर को लेकर विवाद है, इसको लेकर यहाँ पर डिस्कशंस करने होंगे, हाई लेवल की बातचीत करनी होंगी। हाई लेवल के टॉक्स हो रहे हैं लेकिन इतना कोई सोल्यूशन निकल नहीं पा रहा है, बट ये डिस्कशंस हमें थोड़े सा और ज़्यादा इंप्रूव करने होंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल प्रॉपरली यहाँ पर बनाने होंगे। दोनों देशों के बीच में जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग्स को बैठाना होगा, जिससे यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है, जो ये वॉर है, जो लड़ाई है, उनको जितना टाल सके उतना अच्छा है। क्योंकि अगर कोई लड़ाई होती है तो इससे दुनिया को तो नुकसान होगा साथ, मतलब इन दोनों देशों को नुकसान होगा, उसकी बजाय उसके साथ साथ जो वर्ल्ड इकॉनमी है उसको भी यहाँ पर नुकसान होता हुआ नजर आएगा। तो हमें यहाँ पर इस चीज़ को करने की ज़रूरत है। समझ गए। तो इंडिया को यहाँ पर क्या करना है, केवल ऐसा नहीं है कि मतलब चाइना के पूरे अगेंस्ट में हो जाना है, थोड़ा साथ में मिलकर यहाँ पर थोड़े डिस्कशंस करके मामले को थमाने की भी है। क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में दोस्तों कोई किसी का दोस्त नहीं होता। क्वाड ग्रुप बना है, अमेरिका वगैरह उसमें जुड़ा है भारत के साथ में, तो उसमें उसका इंटरेस्ट है, क्योंकि अमेरिका चाइना को आगे नहीं निकलने देना चाहता। तो हर एक देश का अपना खुद का इंटरेस्ट है, अपने खुद के हित के लिए वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे में नहीं कि भारत को यहाँ पर बिल्कुल अगेंस्ट चाइना हो जाना चाहिए या प्रो चाइना हो जाना चाहिए। इन चीज़ों में हमें थोड़ा बैलेंस होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर चाइना ऑब्वियस ही बात एक पड़ोसी देश है, और नो डाउट हमारा व्यापार को लेकर जो निर्भरता है चाइना के ऊपर में वो बहुत ही ज़्यादा है। तो हर चीज़ को देखते हुए हमें रिलेशंस को जितना ज़्यादा कंट्रोल करके चला सकते हैं उतना ज़्यादा सही है। फिर बात आती है इकोनॉमिक कोऑपरेशन की। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सही बात भी है कि भाई आज के समय पर अगर चाइना के ऊपर निर्भरता ज़्यादा है हमारी, जिसका फ़ायदा चाइना उठा सकता है या उठा रहा है, तो भारत को अपना जो डिपेंडेंस है चाइना के सामान के ऊपर में वो कम करना होगा। और वो कम कैसे कर सकते हैं भाई, अलग अलग देशों के तरफ आपको देखना होगा। वियतनाम, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान और इंडोनेशिया, इन देशों से भी आप लोग कई सारे प्रकार के सामान को इम्पोर्ट कर सकते हो। तो अपने इम्पोर्ट को एक्सपैंड करो, डाइवर्सिफाई करो। ठीक है, अलग अलग देशों से सामान परचेज करना शुरू करो, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा बढ़ेगा हमारा, हम उस देश पर दबाव बना सकते हैं। तो इंडिया को फोकस करना होगा अपने एक्सपोर्टिंग के ऊपर में, इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल और केमिकल्स के ऊपर में। और इसके लिए हमें जो अपनी इंडस्ट्रीज़ है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा। भारत को ज़रूरत है कि हम अपने खुद के देश के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही हैं उसको मजबूत कर सकें, वो ज़्यादा प्रोडक्शन करें, अच्छा खासा रोज़गार मिले भारत में, ताकि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें और हमारा जो ये बैलेंस है, ट्रेड इम्बैलेंस बेसिकली है, वो यहाँ पर सही से निपट सके। उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह कर सकते हैं चाइना के साथ में, ताकि एक्सपोर्ट थोड़ा सा हम बढ़ा सकें, जो ट्रेड में ये कमियां हैं, जो भारत को घाटा हो रहा है, इसको थोड़ा सा कम कर सकें। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ और कदम भी है, जैसे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स को इंप्रूव करने होंगे, अपने कल्चर एक्सचेंजेस करने होंगे, चाइना का कल्चर इंडिया में, इंडिया का कल्चर चाइना में प्रमोट करना होगा, एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलाने होंगे, टूरिज्म करना होगा। तो इससे यहाँ पर जो पीपल ऑफ इंडिया है और चाइना है, दोनों के बीच में जो प्रॉपर कॉन्टैक्ट्स है वो यहाँ पर इंप्रूव होंगे। फिर एक दूसरे के जब यहाँ पे लोग होंगे, उनके बीच में रिलेशंस अच्छे होंगे, एक दूसरे को समझ रहे होंगे, तो यहाँ पर दोस्तों इससे जो गवर्नमेंट के रिलेशंस है वो भी यहाँ पर मेंटेन होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये भी यहाँ पे काम किए जा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों कई सारी प्रकार की जो मीटिंग्स हमने की हैं उसको यहाँ पे प्रॉपर से मॉनिटर करना, देखना और आगे की मीटिंग्स को यहाँ पर ध्यान में रखकर चलना। प्लस इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी किया जा सकता है। कई बार दुनिया भर के बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, ग्लोबल इश्यूज़ होते हैं, वहाँ पर साथ में मिलकर काम किया जा सकता है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ का मुद्दा हो, चाहे वो आतंकवाद से लड़ने का मुद्दा हो। तो वहाँ पर जॉइंट लीडरशिप दिखाई जा सकती है, सभी कंट्रीज साथ में मिलकर काम कर सकती हैं। ठीक है, मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन किया जा सकता है, अलग अलग देशों के माध्यम से जो बनता है प्लेटफॉर्म, उसमें हम ज्वाइन होकर आपस में कॉपरेट करके बड़े बड़े मुद्दों को यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, जिससे यहाँ पर जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर रिमूव हो जाएं। समझ गए। तो ये दोस्तों यहाँ पे राइटर के कहने हैं कि भाई ये सॉल्यूशंस यहाँ पे हम अपना सकते हैं। तो मैंने बोला था पहले कि एक लंबा आर्टिकल है, लेकिन आपको एक बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव देगा हर एक चीज़ का। तो ये एक आर्टिकल ऐसा है कि अगर आपसे इंडिया चाइना के रिलेशंस को लेकर कोई भी प्रश्न पूछा जाए, फ्यूचर में कोई भी मेंस में क्वेश्चन बन जाए, तो आप आराम से उसको हैंडल कर सकते हो। आपने अब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है
और मेंस के लिए हमें इसलिए इसी तरीके से प्रिपेयर होना पड़ता है, या प्रीलिम्स के लिए हमें इसी तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है। आप साथ में प्रिपरेशन करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये आर्टिकल आपको हर चीज़ में कवरेज देगा, चाहे हर एक चीज़ में आपको यहाँ पर हेल्प करेगा, हर एक स्टेज में हेल्प करेगा। तो एक बढ़िया आर्टिकल था, बड़ा आर्टिकल था, बट अब फाइनल समय है हमारा डेली मेंस क्वेश्चन का। तो आज का जो मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों वो इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। तो आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये पूरा आर्टिकल सुना होगा। देखते हैं कितने अच्छे से सुना है और कितना अच्छा आप आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। भारत और चाइना के संबंध के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली मेन कौन सी प्रॉब्लम है, और क्या रणनीति जो चाइना है वो लेकर चल रहा है हमारे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए। और जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये पूरे डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, इस बेसिस पर आप क्या अप्रोच सजेस्ट करना चाहोगे, आप क्या बताना चाहोगे भारत के फॉरेन पॉलिसी को कि भारत की फॉरेन पॉलिसी को ये करना चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए या चाइना से निपटने के लिए। तो आपकी क्या सजेशन होने चाहिए यह आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कमेंट सेक्शन में क्या आपने पूरा एक आंसर ही लिखना है, 250 शब्दों में आंसर लिखना है। समझ गए क्वेश्चन क्या है। अब एक बार मैं हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट्स भी इसको अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिखकर यहाँ पे टेलीग्राम पर शेयर कर सके। तो क्वेश्चन क्या है, भारत और चीन के बीच विवाद के मुख्य बिंदु क्या हैं और चीन भारत प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव स्थापित करने के लिए कौन सी रणनीतियां अपना रहा है। सत्ता की बदलती गतिशीलता के सामने आप भारत की विदेशी नीति के लिए कौन सा राजनीतिक दृष्टिकोण सुझाएंगे, ये भी आपने समझाना है 250 शब्दों में। तो आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर को लेकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लेकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। आई होप दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है इस पर्टिकुलर आर्टिकल की। चलिए आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट एडिटोरियल पर। अगला एडिटोरियल हम लोगों ने यहाँ पर द हिंदू से ही लिया है। यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि जो कोयला है इतना आसान नहीं होगा कोयले को यहाँ पे रिमूव करना हमारे एनवायरनमेंट से, क्योंकि दोस्तों कोयले के ऊपर में जो डिपेंडेंसी है काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा है। और ये हम लोग मानते भी हैं कि भाई क्योंकि दुनिया भर का प्रेशर पड़ रहा है कि भाई कोयले का जो ये यूज़ इसको कम से कम करो। क्या एकदम से कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसी को लेकर यहाँ पर ये पूरा एक्सप्लेन सेक्शन पर पूरा एडिटोरियल पब्लिश हुआ है। मज़ेदार है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे प्रश्न प्रीलिम्स और मेंस में पूछे जा चुके हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर मेंशन किया गया है बैलेंसिंग सस्टेनेबल एनर्जी गोल विद कोल रियलिटीज़। क्या है मैटर, मैं आपको समझाता हूँ। कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी कि ये क्यों लिखा गया है ए पर्टिकुलर एडिटोरियल। दोस्तों इसके पीछे का रीज़न यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से आप देख पाओगे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर स्पेशल फोकस कर रही है दुनिया भर, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसके ऊपर ज़्यादा जोर आज के समय पर दिया जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो कोयला है, कोयला भी आज के समय पर सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला एनर्जी सोर्स है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटिंग एनर्जी सोर्स है। यानी कि कोयला को हम जलाते हैं जिससे बिजली का उत्पादन वगैरह भी हो रहा है, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण भी हो रहा है। और दुनिया भर के लिए उनके गोल्स के लिए एक सबसे बड़ी चिंताजनक बात यही है, ये कोयला। बहुत सारे एफर्ट्स हम लोगों ने लगाए कि भाई यहाँ पर एक क्लीनर ऑल्टरनेटिव लेकर चल सकें, यानी कोयले की जगह एक दूसरा ऑल्टरनेटिव हमारे पास में होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके का हम लोगों ने यहाँ पर कुछ एफर्ट्स लगाने की कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद भी जो कोयला है एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए बना हुआ है, जिसकी वजह से हम अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्पेशली यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस में लेकर आना, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करना, क्योंकि दोस्तों हम वहाँ पे उसके प्रति इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं है। आज के समय पर जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो स्पेशली कोयला ही यूज़ हो रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कोयले का यूज़ इस्तेमाल हो कहाँ रह पाए, यानी कोयले का इस्तेमाल जो है एनर्जी सेक्टर में किस लेवल पर हो रहा है। साल 2022 में जो ऑयल, कोयला और गैस, ये जो तीनों चीज़ें हैं दोस्तों, इनका यूज़ दुनिया की जो टोटल एनर्जी जनरेट हुई है उसमें सबसे ज़्यादा हुआ है। ऑयल का यूज़ 30%, कोयले का यूज़ 27% और गैस का यूज़ 23%। दुनिया की टोटल एनर्जी में दोस्तों ये यूज़ किया गया है। जबकि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन केवल और केवल 2.4% था, केवल 2%। यानी अभी भी केवल कहने को होता है रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ तेल, कच्चा तेल, कोयला, गैस, इनका ही यूज़ किया जा रहा है, जिससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे कोयला का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है दुनिया भर के अंदर में बिजली को बनाने में।
कोयले का यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, और दुनिया भर की कंट्रीज इसका यहीं पर इस्तेमाल हो रही है, कर रही हैं। अब इंडिया के इस पर्टिकुलर एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में कोयले का स्पेशल यूज़ क्या, ज़रा ये जान लेते हैं। तो यहाँ पे बोला जाता है कि केवल और केवल 10.4% इंडिया का जो प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन है दोस्तों, वो केवल रिन्यूएबल से आ रहा है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी से आ रहा है, केवल 10%। और बाकी जो यहाँ पर एनर्जी बन रही है वो ज़्यादातर कोयले और ऑयल गैस से बन रही है। कोयले और ऑयल गैस का कंट्रीब्यूशन 2022 में अगर आप देखोगे तो 55% और 33% के आसपास है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो रिन्यूएबल एनर्जी इनके सामने दिखाई भी नहीं पड़ती है। और बिजली का हम उत्पादन कर रहे हैं थर्मल पावर प्लांट से। तो थर्मल पावर प्लांट कैसे चल रहे हैं? कोयले से चल रहे हैं। भाई कोयला वहीं पे तो जलाया जाता है, और कोयले को जलाने के बाद में वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। और 2022-23 में मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये थर्मल पावर प्लांट्स ने 74.3% के आसपास भारत के अंदर बिजली का जनरेशन किया था। तो आप इमेजिन करो कि सबसे ज़्यादा बिजली का जनरेशन यहीं से हो रहा है, ताकि तभी जाके हमारी डिमांड्स को पूरी तरह से फुलफ़िल किया जा रहा है। 96% जो कोयले का इस्तेमाल किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में, स्पेशली भारत में, वो कोयला यहाँ पे भारत की ही जो अलग अलग माइन है, अलग अलग खान हैं कोयले की, वहीं से आता है। और इस चक्कर में यहाँ पर भारत में इलेक्ट्रिसिटी इतनी अफोर्डेबल है, इतनी सस्ती है। क्यों? क्योंकि कोयला हमारे देश का ही है, फटाफट पहुँचाया पावर प्लांट तक, जलाया, बिजली का उत्पादन किया। और इसलिए जो इंडिया का नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान प्रोजेक्ट है, जो कि यहाँ पर ये बोलता है कि जो भारत का ये थर्मल पावर प्लांट कैपेसिटी है दोस्तों, ये आगे ग्रो करेगा। ये ना अभी 2023 में केवल और केवल 212 गीगावाट तक एनर्जी जनरेट करता है, लेकिन 2032 तक ये 259 से लेकर 262 गीगावाट की तक की एनर्जी को जनरेट करेगा। तो यहाँ पर एक अनुमान है कि कोयले का जो यूज़ है वो आगे बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। और दूसरी तरफ भारत का एक गोल क्या है? भारत का गोल है कि भैया 2070 तक नेट ज़ीरो न्यूट्रलिटी तक हमें पहुँचना, नेट ज़ीरो टारगेट को अचीव करना, कि भाई 2070 के बाद इंडिया कोई पोल्यूशन नहीं करेगा, ये हमारा टारगेट है। तो ये जो हमारे देश है, ये इसको अगर यहाँ पर ये 2070 तक ये अपना टारगेट पूरा पहुँचाना है, तो हमें कोयले का इस्तेमाल पावर सेक्टर में कम से कम करना होगा, क्योंकि कोयले का मेन यूज़ पावर सेक्टर में हो रहा है, जिससे ढेरों पोल्यूशंस यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया को यहाँ पर इंश्योर करना होगा कि हम लोग यहाँ पर क्या कर सकें कि भाई एक दूसरा, एक नया ऑल्टरनेटिव लेकर चल सकें। इंडिया में जो एमिशन आ रहा है फॉसिल फ्यूल से या इंडस्ट्री से, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको बता दूं 1750 से, यानी कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था 1750 में, तब से भारत प्रदूषण कर रहा है। और 1750 से लेकर 2021 तक हमने केवल 3.3% के आसपास कंट्रीब्यूशन दिया होगा पूरे दुनिया के पोल्यूशन में, यानी पोल्यूशन किया है तो 3% के आसपास। लेकिन यूरोप 31%, अमेरिका 24%, चाइना 14%। तो इन सब कंट्रीज से हम काफ़ी पीछे हैं पोल्यूशन के मामले में। लेकिन यही कंट्रीज़ आज के समय पर डेवलप्ड कंट्री बन चुकी हैं, और डेवलप्ड कंट्री बनने के बाद में हमारे ऊपर जोर डाल रही हैं, डेवलपिंग कंट्री के ऊपर जोर डाल रही हैं कि भाई आप पोल्यूशन को कंट्रोल करो। और हम कहते हैं कि भाई पैसा दो तब हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाएंगे, तो वो पैसा भी कभी देते हैं कभी नहीं देते, क्योंकि अच्छा अमाउंट देंगे तभी तो हम यहाँ पर इस प्रकार की नई टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि अगर हम अपना पैसा नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने में लगा देंगे तो फिर डेवलपमेंट कहाँ से होगा? क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें भी यहाँ पर एक डेवलप्ड कंट्री बनना है इन सब देशों की तरह। तो पोल्यूशन करना ज़रूरी है। इन्होंने भी इतिहास में पोल्यूशन किया, दबा कर किया, इतना किया कि भारत इनसे कई गुना पीछे है आज के समय पर। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, प्रेशर आता है बहुत ज़्यादा, जिसकी चक्कर में यहाँ पर हमें कोयले का यूज़ जो है कम करना पड़ेगा, क्योंकि कोयले का यूज़ कम करना ज़रूरी भी है। इसका एक दूसरा ऑप्शन ढूंढना ज़रूरी भी है। कहोगे रीज़न यह है कि दोस्तों कोयले का जो इम्पैक्ट है हमारे सोसाइटी पे वो बहुत ही बुरा पड़ रहा है। ठीक है, इंडिया का जो कोयला है उसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लाई ऐश होता है। फ्लाई ऐश मतलब कोयला जलाओगे राख बनेगी, और वो राख उड़ेगी, और उड़ने के बाद में आसपास के रीजन में बैठना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे पोल्यूशन होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में भारत में कोयले में फ्लाई ऐश ज़्यादा है। और कोयले को अगर हम जलाएंगे तो ज़्यादा राख अगर निकलेगा तो इससे क्या होगा, ज़्यादा पोल्यूशन होगा आसपास के एरिया में, एमिशंस यहाँ पर इंक्रीज़ होंगे। और पता है कई बार क्या होता है कि कोयला क्योंकि भारत की खानों से निकाला जा रहा है और भारत के पावर प्लांट तक पहुँचाया जा रहा है, तो हमारे यहाँ पर कोयला थोड़ा सा अनवॉश्ड है। अनवॉश्ड मतलब ऐसा कोयला जो बहुत ही रॉ होता है, कच्चा होता है, सीधा उसको निकाला गया माइनिंग करके, उसमें बहुत धूल वगैरह लगी हुई है, उसको धोया नहीं गया है, साफ़ नहीं किया गया, इस चक्कर में धूल मिट्टी बहुत है। ठीक है, अब खानों से कोयले को निकालने के बाद में उसको कहाँ तक ले गए? पावर प्लांट तक, ताकि वहाँ पे जलाकर बिजली का उत्पादन किया जा सके। लेकिन क्या पावर प्लांट खान के पास में? नहीं, खान से कम 500 किलोमीटर दूर पावर प्लांट से, तो उसको ट्रेन में भर के या जगह जगह पर भर के यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है।
तो जब भरते हैं और वो गाड़ी जा रही होती है तो दोस्तों उस कोयले में जो धूल भरी पड़ी है वो भी रिलीज़ हो रही होती है, और वो धूल निकल रही होती है, आसपास के एरिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रही होती है, पॉल्यूशन करती हुई जा रही होती है। क्योंकि वो जो धूल निकल रही है, वो जो डस्ट निकल रही है, वो भी एमिशन क्रिएट कर रहा है, वो भी कार्बन ही है दोस्तों जो रिलीज़ हो रहा है। तो बहुत सारा जो यहाँ पर अनवॉश्ड रॉ मटेरियल है, अनवॉश्ड रॉ कोल है, ये भी यहाँ पर एक दिक्कत है हमारे लिए। फिर एक और दिक्कत यहाँ पर यह भी है क्योंकि इस कोयले की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड में बहुत ज़्यादा एमिशंस होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकलता है कोयले को जलाकर, क्योंकि भारत का जो कोयला है असम और मेघालय का छोड़कर उसमें सल्फर कंटेंट ज़्यादा है, सॉरी सल्फर कंटेंट कम है। बट जो कोयला इस्तेमाल होता है चाइनीज़ पावर प्लांट पर उसमें सल्फर कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने यहाँ पर ये बोला है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो एमिशन होता है दोस्तों, इसका इम्पैक्ट सीधा हमारे दुनिया के टेम्परेचर पर पड़ता है। जितना सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा उससे उतना ही ज़्यादा दुनिया भर का टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी का उत्पादन यहाँ पर होगा। फिर एक और चीज़ है, दिक्कत यहाँ पर यह भी है कि दोस्तों यहाँ पर फ्लू गैस डिसल्फराइज़र, ये क्या है? देखो जब कोयले का कंजम्पशन करते हैं ना, तो यहाँ पर इस प्रकार का जो ये फिल्टर है वो लगाया जाता है, FGD जिसको बोलते हैं। एक ऐसा प्रोसेस है जिससे सल्फर डाइऑक्साइड को हम अपने गैसेस से रिमूव कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये जो FGD है, फ्लू गैस डिसल्फराइज़र है, ये यहाँ पर भारत में बहुत कम जगह पर है या बहुत डिले से चल रहा है, जिसके चक्कर में अगेन जो पोल्यूशंस हैं, जो प्रदूषण है, वो बहुत ज़्यादा हाई एमिशन पर हाई इंटेंसिटी के साथ में हो रहा है। समझ गए? फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्री। जो पूरा का पूरा कोयला का सेक्टर है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पावर, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम प्लस इन सब इंडस्ट्रीज़ के अंदर में, और इन सब इंडस्ट्रीज़ में लाखों लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा दूर जाएंगे कि भाई क्लीनर एनर्जी की तरफ बढ़ना है, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। ये इंडस्ट्रीज़ कोलैप्स करने लगेंगी। पावर सेक्टर, स्टील सेक्टर, सीमेंट इंडस्ट्री, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है दोस्तों ये, और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे देश की इकॉनमी में डायरेक्टली होता है। तो हम इतनी जल्दी इतनी आसानी से कोयला छोड़ भी नहीं सकते, ये भी एक रीज़न है। समझ गए? क्योंकि यहाँ पर जॉब्स का नुकसान, इकॉनमी की स्टेबिलिटी सब तबाह हो जाएगी। फिर उसके बाद में जो कोयला है ये कंट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, ताकि यहाँ पर देखो हमारी आज के समय पर जो जनसंख्या है भारत में, उसको एक अफोर्डेबल ये बिजली मिल पा रही है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास में कोयला ज़्यादा है, उसी का जलाकर हम यहाँ पर बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। तो इससे अफोर्डेबिलिटी यहाँ पर बन जाती है, जिससे यहाँ पर ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं है। बाकी सारे कंट्रीज़ के अंदर में जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे इलेक्ट्रिसिटी का जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा है, बट वहाँ के कंपैरिजन में इंडिया में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा अफोर्डेबल है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि चलो प्रॉब्लम्स तो हैं, हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे राइटर ने कुछ रणनीतियाँ दी हैं कि भाई ये रणनीतियाँ हैं, ये स्ट्रैटेजीज़ है जिसको अपनाकर हम कोयले का इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। पहला यहाँ पर क्या होगा? एफिशिएंसी को बढ़ाना हमारे थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर में। भाई हमें थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना होगा रिसर्च और डेवलपमेंट पे, स्पेशली जो हमारे पावर प्लांट्स है उसमें नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जिससे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। और टेक्नोलॉजी नई यूज़ करने के लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए कि प्रॉपर इसको लेकर रिसर्च और इन्वेस्टमेंट की जा सके। ठीक है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर आना, उसको यहाँ पर यूज़ करना, जिससे यहाँ पर एमिशंस कम हो और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट हो सके, तो इस चीज़ को यहाँ पर इंप्लीमेंट करना। कई सारे लोगों ने, कई सारी कंट्रीज़ ने किया है, तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। दूसरा कदम उठा सकते हैं हम क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करने का ऊपर। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हमें जो टेक्नोलॉजीज़ है ना, इसको थोड़ा प्रायोरिटी के ऊपर रखना होगा। ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि यहाँ पर कार्बन एमिशन कम करें और एनवायरनमेंट के ऊपर इतना कोई ज़्यादा इम्पैक्ट डाले ना, उसको बोलते हैं क्लीन कोल टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा हमें एलोकेट करनी होगी, उनका यूज़ सबसे ज़्यादा करना होगा। हालांकि पैसा ज़्यादा लगेगा, बट चीज़ें थोड़ी सी कह सकते हो कि वर्थ होंगी, लायक होंगी। फिर उसके बाद में एक और कदम उठाया जा सकता है, ये है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें थोड़ा सा जो डाइवर्सिफिकेशन किया है हमने, इसको थोड़ा एक्सपैंड करना होगा, ज़्यादा तेज़ी से करना होगा। अभी क्या है, हम कोयले के ऊपर डिपेंडेंट है ज़्यादातर, तो हमें सोलर और विंड एनर्जी के ऊपर भी थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा, जिससे कोयले के ऊपर जो ये डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, इसको हम कम कर सकें। इससे क्या होगा, एनर्जी सोर्सेस हमारे लिए डाइवर्सिफाई हो जाएंगे, हमारे लिए भी यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। तो हम इसमें यहाँ पर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, जिससे पोल्यूशन कम होगा। ये क्लीनर ऑल्टरनेटिव यहाँ पर रहेंगे हमारे। फिर एक और रणनीति हो सकती है, वो है ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। दुनिया भर के देशों के साथ में कोलैबोरेट करना, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ में मिलकर काम करना, ताकि यहाँ पर एक प्रॉपर क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई चेन हो सके। क्रिटिकल मिनरल जैसे यहाँ पर कह सकते हो लिथियम वगैरह हो गया, ये कुछ क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं जो बहुत कम देशों में पाए जाते हैं। तो ये प्रॉपर मिनरल्स का हम यहाँ पे सप्लाई करवा सकें अपने देश में, जिससे बैटरी वगैरह बना सकें, है ना। उसका यूज़ हम क्या कर सकेंगे, उसका बैटरी का यूज़ कर सकेंगे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में, और उससे कोयले का जो यूज़ है वो कम हो सकेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हम लोग क्या कर रहे होंगे, क्रिटिकल मिनरल्स का यूज़ कर रहे होंगे।
तो फॉर एग्जांपल जैसे चाइना वगैरह है, चाइना के ऊपर यहाँ पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो चाइना से तो हम बहुत सारा जो क्रिटिकल मिनरल्स है वो मंगाते ही हैं, है ना। तो इस क्रिटिकल मिनरल्स को थोड़ा सा और ज़्यादा यहाँ पर हमें एक्सपैंड करना होगा, और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाना होगा, और ज़्यादा एक्सप्लोर करना होगा, जिसके ज़्यादातर फ़ायदे हो सकते हैं, क्योंकि बैटरी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि बैटरीज़ ही क्या कर सकती हैं आज के समय पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करेंगी, प्लस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखने का काम कर सकती हैं। तो बैटरी एक कॉस्ट इफेक्टिव हो सकती है, और 2030 के बाद आप देख पाओगे बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है बैटरीज़ के ऊपर में, ठीक है। फिर एक और काम कर सकते हैं, वो है न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन, ठीक है। तो हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा और न्यूक्लियर एनर्जी को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करना होगा, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर ऐसा फोकस करना होगा, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, आपका कोयले का ऑल्टरनेटिव है। यहाँ पर कोयले का यूज़ नहीं करेंगे हम, लेकिन इसके लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा रिसर्च और ज़्यादा पैसा लगाकर एक स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना होगा, ताकि हम प्रॉपरली बिना कोल का इस्तेमाल करें, न्यूक्लियर एनर्जी से जो है एनर्जी है उसको जनरेट कर सकें। फिर एक और काम कर सकते हैं, वो है वॉश्ड कोल मैंडेट। ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, कई बार खानों से कोयला निकाला जाता है, वो बहुत गंदा होता है, उसको यहाँ पर हम लोग बहुत दूर दूर ले जाते हैं पावर प्लांट में, है ना, उसको जलाने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों वो अनवॉश होता है, जिससे बहुत सारी धूल रिलीज़ होती है। तो यहाँ पे कह सकते हो उसको प्रॉपर क्लीन करना, प्रॉपर वॉश करना भी यहाँ पे ज़रूरी है, ताकि उस पर से जो ये डस्ट है वो यहाँ पर हट जाए। इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, एनवायरमेंट के पॉल्यूशंस यहाँ पे कम हो सकेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिस्टेंस हमको कवर करना होता है। फिर उसके बाद में एक और स्ट्रैटेजी, एक और रणनीति अपनाई जा सकती है, वो है इंसेंटिवाइजिंग लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़। क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली यानी लगभग 30% आज के समय के जो हमारे पावर प्लांट की कैपेसिटी है इंडिया में, वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर में। तो हमें क्या करना होगा, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करती है। तो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर हमें ज़्यादा स्पेशल फोकस करना होगा, ज़्यादा पैसा यहाँ पे खर्च करना होगा। ओवरऑल घूम फिर के बात आती है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर में। तो ऐसे प्रोजेक्ट को इंसेंटिवाइज करना होगा। इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए सरकार को यहाँ पर एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाना होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को लगाया जा सके और कार्बन एमिशंस को यहाँ पे कम से कम किया जा सके। फिर उसके बाद में आता है पर्टिकुलेट एमिशन रिडक्शन। ये भी एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव है जो कि हमें लेना होगा। तो एक कॉस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक पर्सिपेटर का हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो छोटे छोटे कंकड़ टुकड़े वगैरह होते हैं इसको हम कम कर सकते हैं, 99% तक यहाँ पर इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पावर प्लांट होता है ना, पावर प्लांट से बहुत सारा पोल्यूशन जो जनरेट होता है, उसमें से बहुत सारे इस प्रकार के पर्टिकुलेट मैटर, छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े निकलते हैं, तो उसको भी रिमूव करने के लिए पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी अपना सकते हैं। तो ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज़ हो गई। आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि कोयले कितना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस यहाँ पे इसका यूज़ किस तरीके से हो रहा है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, प्लस यहाँ पे हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं अगर हमें रिमूव करना है भी तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। now आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था, इन 4 अलग फसलों में से इनमें से कौन सी एक ऐसी फसल है जिसको इथेनॉल के लिए उगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मेज़। मेज़ को यहाँ पर उगाया जाता है दोस्तों इथेनॉल के लिए, ठीक है ना। इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।